वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस वन टॉपिक जो बहुत ही रेयरली डिस्कस किया जाता है। हाँ, आपने सही देखा। गांधी जी, ग्रामसी एंड हेजेमनी। क्या दोनों में सिमिलरिटी है या डिफरेंसेस है? दोनों तो अलग अलग देश में थे, फिर सिमिलरिटी क्यों दिखती है? क्या क्या इश्यूज है? चलो एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। गांधी जी और ग्रामसी के व्यूज क्या है, हेजिमनी क्या होता है, गांधीयन मेथड्स क्या है, ब्रिटिश ने कैसे हेजिमनी अपनी मेंटेन की थी, एंड एज यूजुअल मेंस क्वेश्चंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामसी कहाँ से थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। ग्रामसी एक वन ऑफ द वेल नोन थिंकर रिगार्डिंग मार्क्सियन हिस्ट्री, मार्क्सियन ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से है वो? इटली से। कौन सा पीरियड? जब मुसोलिनी रूल कर रहा था ना। मुसोलिनी रूल कर रहा था मतलब डिक्टेटरशिप तो थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक साइड में डिक्टेटरशिप और एक साइड में क्रांतिकारी विचार वाला कम्युनिस्ट। क्या दोनों का मैच हो सकता है? नहीं। तो मुसोलिनी डर गए और उसके वजह से ग्रामसी को डाल दिया उन्होंने बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार जेल में ही उनकी जिंदगी चली गई। वहीं पे उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, नोट्स लिखे थे, जिसे प्रिजन्स नोटबुक ऐसे कहा जाता है, प्रिजनर्स नोटबुक, और वही बाद में पब्लिश हो गई। क्या कहा है उन्होंने इसमें? चलो देखते हैं। कार्ल मार्क्स को बहुत फॉलोअर्स उनके भगवान मानते हैं। तो भगवान तो कभी फेल नहीं होते। तो ग्रामसी वही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है कि कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा था कि क्रांति होगी हर जगह पे जब इनइक्वालिटी बहुत बढ़ेगी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके बारे में उन्होंने कुछ अपने व्यूज रखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसन, बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। कार्ल मार्क्स का कहना था जो बेस होता है वो इकोनॉमिक होता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो स्टेट है। बट कार्ल मार्क्स का कहना है यही सुपर स्ट्रक्चर में उन्होंने सिविल सोसाइटी भी ऐड की थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सब कुछ। कार्ल मार्क्स का मानना था अगर इसके ऊपर आपकी सत्ता आ गई तो सब कुछ आपका हो गया, आपको ज्यादा कुछ कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बट ग्रामसी ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज लिसन केयरफुली। ग्रामसी ने क्या किया? जो बेस था वो इकोनॉमिक ही रखा, बट सुपर स्ट्रक्चर को उन्होंने दो इसमें डिवाइड कर दिया। किसमें? अपर पार्ट स्टेट और बीच का पार्ट सिविल सोसाइटी। और ग्रामसी का कहना है जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका भी अपना एक वजूद होता है, वो बेस पे ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। मतलब अगर आपको फाइट करना है, जीतना है, तो आपको दोनों लेवल पे फाइट करनी होगी, ऐसे ग्रामसी का कहना है। एंड ग्रामसी का सबसे इंपॉर्टेंट कहना है कि एट दिस लेवल फाइट विल बी डिफिकल्ट। मतलब डिफिकल्ट कौन से लेवल पे होगा? ये लेवल पे फाइट जीतना बहुत डिफिकल्ट होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों सर? वहां तो सिर्फ सिविल सोसाइटी रखी है आपने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चर्च, मतलब रिलीजन वगैरह वो सारी चीजें। लिसन केयरफुली। स्टेट कैसे रूल करता है? प्लीज लिसन। स्टेट रूल करता है दो तरीके से। एक, स्टेट रूल करना है तो स्टेट फोर्स यूज कर सकता है, बट डोंट यू थिंक फोर्स के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं? तो दूसरा क्या है कि जो स्टेट का काम आसान करे, वो आसान करने वाला काम होता है सिविल सोसाइटी। वो क्या करता है? फोर्स की जगह पे कंसेंट। लिसन केयरफुली, मैं कंसेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। फोर्स अलग और कंसेंट अलग। कंसेंट मतलब सहमति तैयार करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट करता है, कंसेंट मैन्युफैक्चर करता है। कैसे करता है वो भी देखते हैं। लिसन, हर बार तो स्टेट फोर्स नहीं यूज कर सकती, तो उसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करने के लिए काम आता है सिविल सोसाइटी। तो इसमें कौन है? आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सिविल सोसाइटी, अपना चर्च, एंड सो मेनी। किस तरह से करते हैं? ऑब्वियसली बाय गोइंग फॉर हेजिमनी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हेजिमनी क्या होती है? हेजिमनी का सिंपल भाषा में मीनिंग होता है डोमिनेंस, लीडरशिप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमिनेंस, लीडरशिप। हेजिमनी हैज टू बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इससे क्या होता है? जनरेट कंसेंट तैयार करता है। सी, पावर दो तरीके की होती है, एक होती है हार्ड पावर, दूसरी होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है, बट सॉफ्ट पावर आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है। हार्ड पावर कॉन्क्रीट है, वो दिखती है, आपको थप्पड़ मार दिखता है। सॉफ्ट पावर इनविजिबल है। हार्ड पावर कोर्सिव होती है, वेरस सॉफ्ट पावर विथ कंसेंट होती है। अब मुझे बताओ, सॉफ्ट पावर का बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा? यस। तो हेजिमनी में होता क्या है?
सी दो क्लास है, एक है एक्सप्लॉइट करने वाला, द वन हु एक्सप्लॉइट, और दूसरा है जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से हेजिमनी क्रिएट की जाती है कि जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसे लगता है कि इनका रूल जो चल रहा है वो अपने अच्छे के लिए ही चल रहा है। मतलब क्या, फोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं, सारी चीजें कैसे होती है, सहमति से, मतलब सहमति से ही राजा राज करता है। सो डोंट थिंक इट्स टू इजी। कैसे, से फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट कोई एक लॉ लेके आता है और आपको वो लॉ पसंद नहीं है, तो जाहिर है आप उसके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। बट बट अगर कोई इंटेलेक्चुअल उसके बारे में अच्छा कहे, कोई एक्टर्स या कोई लिटरेचर वाले या समाज के बड़े लोगों ने उसके बारे में अच्छा कहा, तो डोंट थिंक, इनडायरेक्टली आपको क्या लगता है, हाँ यार सरकार ने किया है तो वो सही होगा, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल का भी एक यूज किया जाता है टू मेंटेन दी हेजिमनी। तो वही ग्रामसी क्या कहता है, ग्रामसी कहता है कि भाई इसीलिए इसीलिए ये वॉर जो है वो डिफिकल्ट है, ये वॉर जो है वो डिफिकल्ट है। मतलब ग्रामसी का कहना है सिर्फ एक लेवल पे फाइट करके फायदा नहीं, फाइट दो लेवल पे होना जरूरी है। वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मनूवर। मतलब क्या, वॉर ऑफ पोजीशन मतलब क्या, कि सिविल सोसाइटी या वो लेवल पे हेजिमनी जो है उस हेजिमनी को आपको तोड़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर हेजिमनी कैसे तोड़ेंगे आप, काउंटर हेजिमनी क्रिएट करो। अगर उनकी हेजेमनी है तो आपकी क्या होनी चाहिए, काउंटर हेजेमनी। द बेस्ट एग्जांपल, पैट्रियार्की क्या है, हेजेमनी है। तो काउंटर हेजेमनी क्या होना चाहिए, फेमिनिज्म। मतलब हेजेमनी को हटाना है, तोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना होगा। मतलब जैसे उनके इंटेलेक्चुअल है वैसे ही आपको अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट करने होंगे, और यही ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स आपके लिए काम करेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये वॉर ऑफ पोजीशन और वॉर ऑफ मैन्यूवर थोड़ा एक्सप्लेन। यस, वो भी देखते हैं। सी वॉर ऑफ पोजीशन हमने थोड़ी देर पहले देखा, कौन से लेवल पे होगा, सिविल सोसाइटी। क्यों और कैसे, लिसन, ये जो वॉर होगा ये बहुत ही लंबा वॉर होगा, इसे आप प्रोट्रैक्टेड वॉर भी कह सकते हैं। यू में से कि सर उल्टा स्टेट से डायरेक्टली झगड़ा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं, ग्रामसी का कहना उल्टा है। ग्रामसी का कहना है सिर्फ स्टेट काबिज करके फायदा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वॉर ऑफ पोजीशन के लिए ऐसा हो भी सकता है कि एक दो साल नहीं, डिकेड्स भी लगते जाए। मतलब एक दो साल नहीं, 10 साल, 20 साल या 100 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये एक साधारण वॉर नहीं है, एक प्रोट्रैक्टेड बैटल है जो चलता रहेगा। एंड वंस एक्सप्लॉयटेशन जिनका हो रहा है उन्हें पता चलेगा कि यार ये गलत हुआ था हम हमारे लिए, और जब वो काउंटर हेजेमनी क्रिएट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्शन एंड इंस्टेंट अटैक, ये फटाफट हो जाएगा। और उसी को वो क्या कहते हैं, वॉर ऑफ मनूवर। आई होप ग्रामसी साधारण भाषा में आपको समझ में आए। अब देखते हैं ये ग्रामसी का राइटिंग अपने यहाँ कैसे दिखता है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर 20वीं सेंचुरी में गांधी जी का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो बिपिन चंद्रा जी काफी अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने काफी अच्छी बात की है कि ग्रामसी ने जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव रखा है वॉर ऑफ पोजीशन, ये यहाँ पे ऐसे लगता है कि सक्सेसफुली प्रैक्टिस हुआ है। नाउ लिसन केयरफुली, गांधी जी और ग्रामसी कभी मिले हैं क्या, जितना मुझे पता है नहीं। क्यों, बिकॉज ग्रामसी इटली में जेल में थे और गांधी जी भारत में थे, तो मिले तो नहीं थे। बट ग्रामसी ने जो कहा है वो बहुत हद तक अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसे दिखता है उसी समय में। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बिपिन चंद्रा के अनुसार। कैसे, वॉर ऑफ पोजीशन हमने अभी देखा था कि एक लॉन्ग टर्म रहेगा, मतलब जो रिवॉल्यूशन होगा वो सिंगल इसमें होगा क्या, नहीं। पावर जो काबिज किया जाएगा वो एक मोमेंट में होगा क्या, नहीं। इट वोंट बी, बट इट विल बी थ्रू अ पॉपुलर स्ट्रगल। वो मोरल लेवल पे होगा, पॉलिटिकल लेवल पे होगा, और आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी होगा। यहाँ पे काउंटर हेजीमनी भी क्रिएट की जाएगी, एक साल में होगी क्या, नहीं, ये काउंटर हेजीमनी भी ओवर द इयर्स क्रिएट की जाएगी और थ्रू स्टेजेस की जाएगी।
मूवमेंट में डेफिनेटली कुछ एक्टिव फेजेस भी होंगे, कुछ पैसिव फेजेस भी होंगे। मतलब ग्रामसी ने जो वहां पे लिखा है वो बहुत हद तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ये दिखता है। दोनों की मुलाकात नहीं हुई फिर भी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर वॉर ऑफ पोजीशन आपने कहा कि लॉन्ग ड्रॉन है। यस, सो डोंट यू थिंक इंडियन इंडिपेंडेंस भी जो है ये एक काफी खिंचा हुआ प्रोट्रैक्टेड बैटल ही था। और यहाँ पे सारे फेसेस हमें क्लियरली दिखते हैं। कैसे? पहले हमें ये देखना पड़ेगा अभी हेजेमनी क्या है, वो तो हमें पता चला। क्या है डोमिनेंस, कौन करता है, जिसे एक्सप्लॉइट करना है, किसके थ्रू करता है? ऑब्वियसली अपने एलिट, वो एक अलायंस बनाता है। अब आपको क्या लगता है ब्रिटिश ने भारत पे जो रूल किया होगा, क्या सारे यूके से करोड़ों ब्रिटिश लेके आए थे? क्या नहीं। ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक हेजेमनी क्रिएट किया। मतलब क्या, जिसका हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उन्हीं को अच्छा लगना चाहिए कि भाई जो रूल है वो अपने अच्छे के लिए है। बट लोगों ने क्यों माना? ऑब्वियसली इसके लिए जिन्हें जिन्हें हेजिमनी क्रिएट करना है वो क्या करता है, वो अलायंस करता है सो दैट इट बिकम सिंपल। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ने किसके साथ अलायंस किया होगा? ब्रिटिश ने जो प्रिंसेस थे उस वक्त बहुत सारे, उनसे किया था। जमींदारों से किया था, माइनॉरिटी से किया था, सिविल सर्वेंट से किया था। इनके वजह से बहुत सारे काम जो ब्रिटिश चाहते थे वो इनके थ्रू ही हो जाते थे। मतलब स्टेट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाकी लोग ही कर रहे हैं, अलायंस पार्टनर ही कर रहे हैं। कैसे? ब्रिटिश क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। इन रिटर्न ये किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली ब्रिटिश का। डोंट यू थिंक, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है या आपने कभी हिस्ट्री पॉलिटिक्स पढ़ा है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, तो हमने काफी बार ये स्टेटमेंट देखा है कि ब्रिटिश रूल वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब वो ब्लेसिंग था, वो एक वरदान था। भाई ब्रिटिश तो बेनेवोलेंट डिस्पॉट थे, मतलब भारत के लिए तो वो अच्छे ही थे। ऐसे स्टेटमेंट हमने बहुत बार इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सुने हुए हैं। मतलब क्या, जो हेजिमनी क्रिएट कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है कि जिनका शोषण हो रहा है उनको लगता है कि भाई ये अच्छा चल रहा है, सहमति से सब कुछ होता है, ज्यादा ब्लडशेड करने की जरूरत नहीं। आई होप ब्रिटिश ने कैसे रूल किया इसका एग्जाम्पल डिटेल में क्लियर हुआ है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बहुत सारे लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बार। क्यों? बिकॉज गांधी जी ने मूवमेंट तो स्टार्ट कर दी, बट गांधी जी बीच में ही मूवमेंट रोकते थे। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने एनसीएम स्टार्ट किया था, गांधी जी ने सीडीएम स्टार्ट किया था, दांडी मार्च था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। बट बहुत बार गांधी जी क्या करते थे, मूवमेंट स्टार्ट करते थे और बीच में ही रोकते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि यार अभी इंडिपेंडेंस मिल जाता, क्यों रोका? क्या रीजन होगा गांधी जी का? क्या सिमिलरिटी है यहाँ पे? लिसन, गांधी जी क्या मेथड फॉलो करते थे? स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल। क्योंकि गांधी जी जो मूवमेंट स्टार्ट किया था इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। मासेस को उन्होंने अपने स्ट्रगल में लिया था। सो इज इट पॉसिबल फॉर मासेस टू कंटिन्यू इन द मूवमेंट फॉर ईयर्स और डिकेड्स? क्या सर्वसाधारण लोग जो हमारे जैसे आपके जैसे हैं, क्या 30-40 साल कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन में या मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, हम आम आदमी है, इसलिए तो हम आम आदमी है। तो क्या आपको थोड़ी शांति लगती है, आपको थोड़ा थकावट आती है तो रुकना होता है आपको। रुकते हैं, आप फ्रेश होते हैं और फिर से स्ट्रगल के लिए आते हैं। मतलब क्या, आप फिर से पावर रीगेन करते हैं। सो जब गांधी जी स्ट्रगल चूज करते थे इसका मतलब ये नहीं गांधी जी डर के करते थे। वो एक फिक्स स्ट्रेटेजी था, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था इम्पेरियलिस्टिक के साथ। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। क्या करना है, रीअलाइन करो अपने फोर्सेस को एंड फिर से रिटर्न करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, गांधी जी की एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसी भी इशू को बड़ा इशू कर सकते थे। और वॉर की जगह गांधी खुद डिसाइड करते थे। वॉर मतलब हिंसात्मक नहीं, कैसे करना है, अपोनेंट को रिएक्ट करने के लिए वो बोलते थे। वो खुद नहीं होते थे, वो खुद अपनी जगह डिसाइड करते थे, इशू डिसाइड करते थे और टाइम भी डिसाइड करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन कम्स नेक्स्ट, सर ग्रामसी का यहाँ पे क्या? न डोंट थिंक, मैंने कहा ग्रामसी ने हेजेमनी अगर रिमूव करना है तो काउंटर हेजेमनी चाहिए। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, हेजेमनी क्रिएट किया था। तो ब्रिटिश हेजेमनी अगर तोड़ना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर हेजेमनी। मतलब मुझे सिर्फ एक झटके में इंडिपेंडेंस मिलके फायदा नहीं है।
मुझे लोगों के दिल से वो भी हटाना पड़ेगा कि ये जो रूल है ये बेनेवोलेंट डिस्पॉट नहीं है, रादर ये आपका शोषण करने वाला रूल है। ये ब्लेसिंग नहीं है, जो हमें लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। तो ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? काउंटर हेजिमनी। और गांधी जी यही जानते थे कि ये काउंटर हेजिमनी करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स रीजन गांधी जी ने काउंटर हेजिमनी स्टार्ट किया। एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्रिटिश मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात करते थे। गांधी ने क्या किया? क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी एक्चुअल में उसके क्रिटिक नहीं थे, बट काउंटर हेजिमनी करना है। दूसरा क्या? ब्रिटिश ने टैक्स ऑन सॉल्ट लगाया, द बेस्ट एग्जांपल। सॉल्ट तो डेली नीड की चीज है, बट गांधी जी ने इसमें भी दांडी मार्च किया। बहुत लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, बट गांधी जी ने करके दिखाया। क्या? कि सॉल्ट पे, नमक पे अगर सरकार टैक्स लगाती है, इसे कैसे बेनेवोलेंट सरकार कह सकते हैं आप? और अगर सरकार ने इस मार्च को रोकने के लिए फोर्स यूज किया, तो भाई ये बेनेवोलेंट कैसा हो गया? आप बोल रहे कि परोपकारी है, दयावान सरकार है। दयावान सरकार अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों करेगी? और अगर सरकार ने ये नहीं किया, मतलब सरकार फेल हो गई, काउंटर हेजेमनी सक्सेसफुल। मतलब दोनों साइड से जीत किसकी होगी? भारत के लोगों की होगी। और एक बार ये बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का मिथ एक्सप्लॉइट हो गया, चला गया, तो गांधी का कहना था सेकेंड स्टेज पे जाना है, जो कि वॉर ऑफ मनूवर है, जो ग्रामसी भी कहता है। और वो क्या? डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट स्टेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। सो डोंट यू थिंक ग्रामसी ने जो वहां पे लिखा हुआ है वो बहुत हद तक हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी दिखता है, कि गांधी ने जिस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को चलाया था, उसमें हमें हेजेमनी, काउंटर हेजेमनी, वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मनूवर, ये सारी चीजें डिटेल में दिखती है। सो डोंट यू थिंक दोनों लोग, गांधी जी भारत में, ग्रामसी इटली में, दो अलग अलग जगह पे, बट ग्रामसी के विचार काफी हद तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें दिखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी मुलाकात हुई थी दोनों की? शायद नहीं, ऑब्वियसली मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, बट डोंट यू थिंक इसके ऊपर एमपी यूपीएससी में काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामसी की जो वॉर ऑफ पोजीशन की थियोरी थी, या वॉर ऑफ मनूवर की, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होती है? बिपिन चंद्रा ने काफी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन, और ये रहा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कि आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है दांडी मार्च, पूना पैक्ट, एनसीएम एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।